हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम आपके यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मौर्य काल का एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में अपने। तो इसे अशोक अशोक के ही बारे में पूछेगा, उसमें लिख रखा है, सिलेबस में दिया हुआ है। तो अशोक के बारे में आज जानकारी हम लोग लेते हैं। हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं क्या है। तो सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं अच्छे से। ओके, अशोक के बारे में पढ़ना है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। अशोक मौर्य काल के बिंदुसार का पुत्र था। ओके, यद्यपि अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था। यानी कि अशोक ने कब स्थान प्राप्त किया था, सिंहासन अपना प्राप्त किया था 273 ईसा पूर्व में, ठीक। परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रत रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता, ठीक है। राज्याभिषेक से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था, ठीक है। इतना हमने सीख लिया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद, यानी कि कश्मीर और खेतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अशोक बहुत ही महान शासक था। इसने मौर्य काल को बहुत ही आगे ले जाया इसके द्वारा, ठीक। अब इसके बारे में हमने तो जानकारी प्राप्त ही कर ली है। अब इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्या है इनके बारे में, ठीक है, देखते हैं। हाँ, देखते हैं अशोक की। अब देखते हैं अशोक की उपाधियाँ। ये अशोक की उपाधियाँ हैं, क्या क्या थी उपाधियाँ इनकी। इन्होंने बहुत सारी उपाधियाँ धारण की थी, ठीक है। तो देखते हैं, ये इधर उपाधि है, ठीक है। ये मतलब ये उपाधि किस में वर्णित है, इस इनके स्रोत हैं, ठीक है। अशोक अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? मास्की तथा लघु शिलालेख में, ठीक है, ध्यान में रखना है। अशोक का नाम मतलब अशोक नाम का स्रोत, अशोक नाम के राजा का स्रोत किस स्रोत में मिलता है? मास्की लघु शिलालेख में मिलता है, ठीक है। अगला देखते हैं इनकी उपाधि। देवा नाम प्रियस अशोक राजा, ये किस में मिलता है? गुर्जरा लघु अभिलेख में, ठीक है। अशोक मौर्य, ये नाम किस उसमें अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ठीक है। अगला क्या है? प्रियदर्शी राजा, उनकी सबका सब प्रियदर्शी राजा, यानी कि प्रिय राजा, बराबर गुहा अभिलेख में मिलता है इसका ये नाम, ठीक है। प्रियदर्शी राजा मगध भाबरू बैराट लघु अभिलेख में मिलता है, ठीक है। अब इनके ये नाम थे जो अशोक की उपाधियां थी, ये जो भी ये किस स्रोत से संबंधित है, किस में इनका साक्ष्य मिलता है, ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और एक्स्ट्रा आपको बता दे रहे हैं, जो कि इसमें हमने नहीं लिया है, वो ओरली आपको बता दे रहे हैं। गुर्जरा मास्की नेटूर एवं उद्गोलम, ध्यान में रखना, ठीक है। क्या बोला हमने? गुर्जरा मास्की नेटूर उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसमें किसमें मिलता है? फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। गुर्जरा मास्की नेटूर उद्गोलम, किसमें? गुर्जरा मास्की नेटूर उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं अगले पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन हमारा? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में, ठीक है, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी काबारुकी भी कहते हैं इन्हें, कौरुबाकी भी कहते हैं। कौरुबाकी यानी कि कारुबाकी भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। कौरुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखना, ठीक है, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का अभिलेख मिलता है। ये बहुत दानी रानी थी, ठीक है। ये अशोक की रानी थी कारुबाकी, यानी कि जिसे कारुबाकी भी कहते हैं, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? अशोक की रानी कारुबाकी थी,
वो जो दान करती थी, ये किस अभिलेख में मिलता है? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में। ठीक, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। और इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है, और भी कुछ देख लेते हैं इनके बारे में। अब ऐसा कौन सा राजा था, आपसे पूछेगा, ऐसा कौन सा राजा था जिसने 3 विधाओं से अपने धर्म की स्थापना की थी? ठीक है, राजधर्म की स्थापना की। वो कौन सी चीजें थी? अशोक ने अपने, या तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अशोक ने किन 3 विधाओं को ध्यान में रखकर अपना धर्म स्थापना की थी, अपने राजधर्म की स्थापना की थी। ठीक है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछेगा? अशोक ने किन त्रिविध के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? ठीक है, क्या करना है हमको? कुछ भी नहीं करना है, सीधे हम लोग लिखते हैं त्रिविध क्या था, यानी कि 3 विधाएं वो क्या थी? त्रिविध, त्रिविध में क्या आता है? एक था सहिष्णुता, ठीक है, सहिष्णुता, ओके। दूसरा क्या था? उदारता, उदारता, ठीक है। फिर क्या था? करुणा, करुणा, ठीक है। अशोक ने अपने राजधर्म की स्थापना इन 3 त्रिविध के आधार पर की थी, सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिणी, यानी कि अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिणी अभिलेख राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी कि किस दक्षिणी राज्य का अभिलेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। सातवाहन, ठीक है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त, ठीक है, याद में रखना है, ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप हीरा बाबू सोना के चक्कर में आप खो दो सब कुछ, ठीक है, याद में रखना है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था, ठीक है। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ओके। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, ठीक है। क्या है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, ठीक है। अशोक का समकालीन मिस्र राजा कौन था? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको, बिल्कुल दिमाग में फीड कर लेना है, ठीक है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर था, ओके, अलेक्जेंडर था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। अशोक के अभिलेखों में किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी कि सातवाहन राज्य का मिलता नहीं है, बाकी सबका मिलता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था, ठीक है। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर था, ओके। और भी कुछ इसमें देख लेते हैं। जो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है अशोक का, अशोक के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की खोज किसने की थी? टी.एस. बर्ट ने की थी, ठीक है। अशोक के, ये देख लेते हैं, अशोक के इलाहाबाद अभिलेख की खोज किसने की थी? अभिलेख की खोज, इलाहाबाद अभिलेख की खोज ये की थी किसने? ध्यान में रखना है, 1834 में की थी, यानी कि 1834 में की थी टी.एस. बर्ट ने, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के विवाह के लिए विच्छेद की अनुमति दी गई? ठीक है, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त यानी कि त्याग की हुई
पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई, ठीक है, अर्थशास्त्र में दी गई है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की, ठीक है, चाणक्य जी ने कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है, चाणक्य की यानी कि पुस्तक है। ये किस पर आधारित है? राजनीति पर। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये राजनीति पर आधारित है, ठीक है, राजनीति पर आधारित है। ओके। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के विवाह के लिए विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में दी गई है। किसकी पुस्तक है? ये चाणक्य की पुस्तक है, ठीक है, या कौटिल्य की भी कह सकते हैं, अर्थशास्त्र है, ठीक है। ये किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है, ठीक है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है, ठीक है, इससे ही ये इनका सबसे बड़ा अभिलेख है, ठीक है, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख। इससे ही कलिंग विजय का साक्ष्य मिलता है, इससे कलिंग विजय का साक्ष्य मिलता है, कलिंग विजय का, कलिंग विजय का साक्ष्य मिलता है, ठीक। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखना है, ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में ही अशोक ने ये शपथ ली थी कि हम आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वो खून खराबा देखकर ही इनका मन बहुत विचलित हुआ था और इन्होंने उस दिन से संन्यास ग्रहण कर लिया था युद्ध करने से, ठीक है, और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार भी कर लिया था। इसके बाद कलिंग युद्ध के बाद ही इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकारा था, ठीक है, ध्यान में रखना है, नहीं तो ये ना याद रहे, हीरा बाबू राजा करेजा सब याद रह जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, याद रखना है, ठीक है। क्या कह रहा? यानी कि 261 ईस्वी में ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, और जब कलिंग युद्ध विजय में अशोक ने विजय तो हुई थी, लेकिन इनकी मन से विजय नहीं हुई थी, ये मन से हार चुके थे। कैसे हार चुके थे? इनका मन बहुत बेकार हो गया था जब खून खराबा इन्होंने देखा था उस युद्ध में। उसी युद्ध से इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था कि आज के बाद हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद फिर उन्होंने पता क्या किया था? अपनी पत्नी पुत्र महेंद्र और पुत्री यानी कि पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था इनके प्रचार के लिए। तभी इनको पता क्या हुआ था? वहाँ वो श्रीलंका में पार्श्वनाथ अपना वो 23वें जो थे तीर्थंकर पार्श्वनाथ, वो अपना एक संस्था स्थापित कर चुके थे जैन धर्म की, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया है? 7 श्रेणियों में विभक्त किया है। ये हजारों बार क्वेश्चन तुम्हारा छपा है, एक बार नहीं 1000 बार छपा है। कौन सा क्वेश्चन? मेगास्थनीज पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका, मतलब मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सॉरी, उल्टा हो गया था। मेगास्थनीज मतलब ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यानी कि इंडिका लिखी थी, और इंडिका में ही इन्होंने भारतीय समाज को सात श्रेणियों में विभक्त किया था, ठीक है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन थी? इंडिका थी, ठीक है। इन्होंने इसमें भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? 7 श्रेणियों में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंडिका पुस्तक किसकी है, ये तो आपको सबको पता होगा, लेकिन इसमें ही इन्होंने भारतीय समाज को सात भागों में, मतलब श्रेणियों में विभक्त किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? यानी कि अशोक का समकालीन एक और राजा हो चुका था ना, जो हम पीछे बता चुके हैं आपको कि अशोक का एक समकालीन राजा कौन था, वो भी आपको हमने अभी बताया था, ठीक है। अब ये देख लो, अशोक का समकालीन राजा तुर्मय कहाँ का राजा था? यानी कि मिस्र का राजा था, ठीक है। ओके, ये हो गया। मिस्र के शासक 288 ईसा पूर्व से 246 ईसा पूर्व टालमी यानी कि टालेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, यानी कि राजनीतिक संबंध थे।
संभवतः इसी को तुर्मे भी कहा गया। ओके, और कुछ हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। जो गुर्जरा अभिलेख है ये कहाँ स्थित है? गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख अशोक का कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश के, यानी कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे, आ सकता है आपके पेपर में, हूबहू छप सकता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन वही लिए है इसमें जो बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ स्थित है? एमपी के दतिया जिले में स्थित है। ओके, इतना याद रखना। और भी कुछ हम बता दे रहे हैं आगे। मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। ओके, अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है देखते हैं। मौर्य काल में भूमि कर, यानी कि भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। ठीक है, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता है? यानी कि सीताध्यक्ष द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब इसका ये सीताध्यक्ष थे मतलब क्या हो गया, आप समझ ही नहीं पाओगे, आप तो कहीं और सेंस ले जाएंगे। ठीक है, मौर्य काल में भूमि कर जो किस राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी का द्वारा एकत्र किया जाता था? सीताध्यक्ष द्वारा कलेक्ट किया जाता था। ठीक, ये कर था एक। ठीक है, भूमि कर। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? यानी कि अशोक ने करवाया था। ओके, मौर्य वंश के शासकों के सुदूर जैसे सीरियाई, यानी कि सीरिया जिसे बोलते हैं, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। यानी कि इससे पता चलता है कि मौर्य वंश के जो शासक हुए थे वो मतलब विदेशों से भी अपना अच्छा व्यवहार रखते होंगे, इसीलिए तो राजकीय संबंध थे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, हम तुम्हें बता रहे हैं कि ये जो मास्की अभिलेख है, मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख, इसकी खोज किसने की थी? अशोक के मास्की अभिलेख की खोज किसने की थी? मास्की अभिलेख की खोज की थी ये हमारे कौन थे? बीडेन, बीडेन ने की थी। ठीक, बीडेन कब की थी? बीडेन ने की थी, और कब की थी? 1915 में की थी। ओके, 1915 में की थी। ओके, चलते हैं अगले पेज पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका साक्ष्य यानी कि प्रमाण कहाँ मिलता है? ठीक है, बोलो मेरे हीरा राजा करेजा। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण यानी कि साक्ष्य कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? देवा नाम पियदसी, देवों का प्यारा। देवा नाम पियदसी का मतलब होता है देवों का प्यारा, यानी कि उपनाम से। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवा नाम पियदस से, यानी कि देवों का प्यारा उपनाम से मिलती है। ठीक है भाई, अगर ये आस्था छोड़ देते तो ये भी छोड़ देते अपना देवा नाम पियदस लगाना उपनाम। ठीक है, प्राक, अब क्या है क्वेश्चन हमारा, प्राक अशोक ब्राह्मी अभिलेख का पता किस स्थान से चलता है? श्रीलंका में स्थित अनुराधपुर से पता चलता है। ओके, क्या है, प्राक अशोक अभिलेख ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चलता है? श्रीलंका स्थित अनुराधपुर से पता चलता है। ओके, और भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। अशोक का ये जो रुम्मिनदेय अभिलेख था, अशोक से संबंधित एक जो रुम्मिनदेय अभिलेख था, ये बहुत ही काफ़ी आपने सुना होगा, चर्चित है और आता भी है प्रश्नों में, अपनी भूमिका निभाता है आकर के। ठीक है, ये रुम्मिनदेय जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है? ये जो रुम्मिनदेय अभिलेख है अशोक का, इससे एक तो ये लुम्बिनी नेपाल में मिला था। ठीक है, ये स्थित कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में।
लुम्बिनी नेपाल में तो ये स्थित है। ठीक है, इससे जानकारी गौतम बुद्ध के यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म से भी मिलती है। इसकी जानकारी, उनके जन्म की जानकारी इस अभिलेख से भी मिलती है, रुमिनदेही अभिलेख से। ये अशोक का है, हालांकि लुम्बिनी में स्थित है। ठीक है, ये रुमिनदेही जो अभिलेख है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी फिरहर ने की थी। और कब की थी? 1896 में की थी। ओके, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अगला देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। भाई ये सबके प्रिय राजा थे, देवों के भी प्रिय थे भाई, याद करो। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था? भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए थे? यानी कि अशोक ने जारी किए थे। ठीक, ये याद रखना है। ओके, वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ, यानी कि राजस्थान में स्थित है। भाब्रू स्तंभ कहाँ स्थित है? आपसे पूछ सकता है भाब्रू स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और इसमें क्या पता चलता है? इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, एक बात और याद रखना तुम, ये जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को, यानी कि ब्राह्मी लिपि में लिखे ओके अशोक के शिलालेखों को, यानी कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी। जेम्स प्रिंसप ने। और कब? 1837 में। ओके, सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये पेज रिपीट हो चुका है। ठीक है, और अशोक की ये उपाधियां और थी। पियदस्सी राजा मगध, यानी कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये इनको कहा गया है, ये बाबरू बैराट लघु अभिलेख से मिलता है। पियदस्सी राजा, ये कंधार बृहत शिलालेख दीपवंश महावंश से मिलता है। अशोक वर्धन, अशोक का नाम अशोक वर्धन पुराणों में मिलता है। ओके, ठीक है। राजा अशोक कहाँ मिलता है? इनका नाम नेटूर अभिलेख, यानी कि नेटूर लघु शिलालेख में मिलता है। ठीक है। राजा अशोक देवनामपुरी, यानी कि देवों का प्रिय। ठीक, उद्गोलम लघु अभिलेख से मिलता है ये इनका साक्ष्य। ठीक है, जिसमें इन्हें क्या कहा गया है? राजा अशोक, यानी कि देवनामपुरी कहा गया है। ओके, और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इनके बारे में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत है। प्राकृत है। इसे अर्धमागधी भी कहा जाता है, याद में रखना। प्राकृत भाषा को और क्या कहा जाता है? अर्धमागधी भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। अशोक के शिलालेखों की में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? और एक क्वेश्चन और याद रखना, सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशावर, पाकिस्तान में है वर्तमान में। ठीक है, याद रखना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इनके बारे में वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या भाई इनका इम्पोर्टेंट है। और अशोक के किस शिला अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? किससे मिलती है? 5वें बृहद शिलालेख से मिलती है, ठीक है। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी कि गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि गुप्तचर व्यवस्था का फर्स्ट विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? ये अर्थशास्त्र में मिलता है। आजकल नहीं हमारी वो CBI चलती है, ठीक है, वही गुप्तचर व्यवस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण का वर्णन है? किस पुस्तक में? मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण नाविक गतिविधियों का वर्णन है? किसमें है? इंडिका में। इंडिका किसकी पुस्तक है? ठीक, मेगास्थनीज की है, इसने ही लिखी थी, इसकी ये पुस्तक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, CM लिख दिया है चंद्रगुप्त मौर्य को, इन्होंने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। ओके, चलते हैं अगले पेज पर। नए क्वेश्चन हम लोग इनके बारे में और देख लेते हैं, मौर्य वंश के बारे में। एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता रहता है। क्या कंफ्यूज करता है? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या करना है, यानी कि क्या क्वेश्चन हमने बताया था? भाग और बलि, भाग बा बलि, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं लोगों को। ये स्रोत जो थे ये किससे संबंधित थे? भाग बल बा बलि स्रोत किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे किससे? राजस्व के स्रोत से, यानी कि किससे? राजस्व के स्रोत से। ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है? भाग बा बलि स्रोत किससे संबंधित थे, यानी कि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो राजस्व के प्रमुख स्रोत थे, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और ऐसे ही ओरली सुन लेना ध्यान लगा के। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसका? गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। देखते हैं अगले पेज पर। एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना, ठीक है। क्या है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद, कौन से वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? यानी कि 8वें वर्ष बाद, ठीक है। यानी कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की। ठीक है, समझ में आया? अशोक ने अपने कौन से वर्ष, राज्याभिषेक के कितने वर्ष, कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में
कलिंग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। कब? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक एक। अगर इससे आपने ध्यान में नहीं समझा तो आपको ही दिक्कत होगी, हो बहु छपेंगे आपके एग्जाम में, देख लेना। ओके, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के बाद किसने देवनामपी की उपाधि धारण की? किसने धारण की थी? दशरथ ने। ओके, अशोक के बाद दशरथ ने देवनामपी की उपाधि धारण की थी। ठीक, याद रखना। शुरुआत में क्या है? राज्याभिषेक अशोक का अपने कब हुआ था? यानी कि 61 में इनकी मतलब गुजरात विजय हुई थी, उससे 8 साल पहले, यानी कि 53 में, 253 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इसके 8वें वर्ष इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक, अशोक के बाद किसने देवनामपी की उपाधि धारण की? दशरथ ने की थी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? सेल्यूकस निकेटर कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन। बेबीलोन में कोई सीरिया स्थान पड़ता हो, वहीं का रहने वाला था। ठीक है, और देख लेते हैं। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला में। ठीक है, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र का विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला का किया था। ठीक है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? अरमाइक भाषा से हुई थी। ठीक, अरमाइक भाषा से हुई थी। ओके, ये एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। किस मौर्य राजा को अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। किस मौर्य राजा को ठीक है, अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने अच्छे एग्जाम हैं, ठीक, उनमें सब में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस मौर्य राजा को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो कौन था वो? बिंदुसार। बिंदुसार। ठीक है, हाँ याद रखना, ये जो बिंदुसार था, ठीक है, ये उस समय पर
शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन से पैदा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गूगल या कहीं भी सर्च करना, चाहे सोना बाबू हीरा राजा करेजा से भी, कहीं से भी सर्च करवाना, किससे भी सर्च करवाना, अपने बाबू से भी करवाना, ठीक है, मिलेगा नहीं। ठीक है, नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक, उस समय के पर यानी कि प्राचीन काल में और प्रथम शासक कौन था जो शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन से पैदा हुआ था? ठीक, वो बिंदुसार था। ओके, ध्यान में रखना है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक कमेंट सब शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, और अपने दोस्तों के पास तक पहुंचाएं, और उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई में रत रहिए। ठीक है, गुड नाइट।